मिश्रा स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों को हिंदी व्याकरण के सीरीज को आगे बढ़ाते हुए पढ़ेंगे। जैसा कि आपको विदित हो, मैंने जो है हिंदी व्याकरण से संबंधित कई सारे ऐसे चीज़ों को कंप्लीट कर दिया है, जैसे कि लिंग हो गया, समास हो गया, काल हो गया, वचन हो गया, बहुत सारे ऐसे चीज़ों को मैंने कवर कर दिया। यदि आपने नहीं देखा है तो मेरे पिछले वीडियो में विजिट करके आप देख सकते हैं। आज हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों को डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि सबसे पहला है वाक्य विचार, यानी वाक्य विचार जिसको हम अंग्रेजी में सेंटेक्स कहते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न उठता है कि वाक्य किसे कहते हैं, यानी कि सेंटेंस किसको कहेंगे। तो देखिए कि शब्दों के उस समूह को वाक्य कहते हैं जिसका पूरा अर्थ समझ में आ जाए। जैसे कि संजय पुस्तक पढ़ता है, यानी कि कहने का तात्पर्य है कि शब्दों का एक ऐसा अरेंजमेंट होना चाहिए जिसका कोई सेंस निकले, और जिसका सेंस नहीं निकलता है वह वाक्य नहीं कहलाता है। तो शब्दों को एक ऐसे व्यवस्थित क्रम में हम सजाएंगे जो कि एक सेंटेंस बन जाए, तो वह मीनिंगफुल सेंस दे, उसी को हम सेंटेंस कहेंगे। जो मीनिंगफुल सेंस नहीं देता है तो वह सेंटेंस हमारा नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए कि वाक्य के जो है कितने अंग हैं। तो वाक्य के दो अंग हैं। सबसे पहला है हमारा उद्देश्य और दूसरा है हमारा विधेय। अब प्रश्न उठता है कि उद्देश्य क्या होता है और विधेय क्या होता है। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि उद्देश्य का परिभाषा इस प्रकार होगा कि वाक्य में जिसके विषय में कुछ कहा जाता है उसे उद्देश्य कहा जाता है। यानी कि कोई भी वाक्य होगा और उसके विषय में कुछ कहा जाता है किसी सेंटेंस में, किसी पार्टिकुलर पर्सन के बारे में, तो वह हमारा क्या कहलाएगा, उद्देश्य कहलाएगा। तो प्रस्तुत वाक्य में आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जैसे कि मान लीजिए लड़की पढ़ती है, तो इस वाक्य में जो है लड़की क्या है, उद्देश्य है, क्योंकि लड़की के बारे में इस वाक्य में बताया जा रहा है। तो प्रश्न उठता है कौन पढ़ती है, तो लड़की पढ़ती है। तो यहाँ पर आप जो देख रहे हैं लड़की जो हुआ हमारा उद्देश्य हुआ। इसी प्रकार दूसरा सेंटेंस भी आप ले सकते हैं, तो वह पढ़ता है, तो कौन पढ़ता है, तो वह, तो उद्देश्य हमारा वो हो जाएगा। इसी तरह से दूसरा आप यहाँ पर देखिए विधेय। विधेय क्या होता है, तो उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जाता है, यानी उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जाता है उसे हम क्या कहते हैं, विधेय कहते हैं। ऊपर के वाक्य में आपने देखा कि पढ़ती है, यहाँ पर क्या देख रहे हैं, पढ़ती है, यही हमारा क्या कहलाएगा, विधेय कहलाएगा। अब प्रश्न उठता है कि रचना की दृष्टि से वाक्य के कितने भेद हैं। तो रचना की दृष्टि से वाक्य के कितने भेद हैं, जैसा कि आपको पता होना चाहिए, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज, इन चीज़ों के बारे में हम एक अलग से वीडियो बना देंगे क्या होता है। तो ठीक इसी प्रकार यहाँ पर भी हमको समझने का प्रयास करना चाहिए कि रचना की दृष्टि से वाक्य के कितने भेद हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि रचना की दृष्टि से वाक्य के 3 भेद हैं। पहला हमारा क्या है, सरल वाक्य, दूसरा हमारा है मिश्र वाक्य और तीसरा हमारा है संयुक्त वाक्य। तो आपने देखा यहाँ तक कि जो है वाक्य किसको कहते हैं, वाक्य के भेद कितने हैं, और जो है रचना की दृष्टि से वाक्य के कितने भेद हैं। अब हम लोग बारी बारी से तमाम भेदों को डिस्कस करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए बारी बारी से इसको हम डिस्कस करते हैं। तो आइए अब हम देखते हैं कि जो है रचना की दृष्टि से जो वाक्य के भेद हैं और उसका परिभाषा क्या होगा, इस चीज़ को देखिए। तो सबसे पहला जो है हमारा सरल वाक्य है। प्रश्न उठता है कि सरल वाक्य कहते किसको हैं, आखिर सिंपल सेंटेंस क्या होता है। तो देखिए जिस वाक्य में एक ही क्रिया होती है उसे हम सरल वाक्य यानी कि सिंपल सेंटेंस कहते हैं। जैसे कि राम जाता है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जाना, यहाँ पर क्या है, एक ही क्रिया है। तो प्रस्तुत वाक्य में आप देख रहे हैं कि जाता जो है एक ही क्रिया है। तो आपने समझा कि हमारा सिंपल सेंटेंस वो होता है कि जिसमें एक ही क्रिया होती है, यानी कि जिस वाक्य में एक ही क्रिया होती है उसे हम सिंपल सेंटेंस यानी साधारण जो है वाक्य कह सकते हैं, या सामान्य वाक्य भी कह सकते हैं, या सरल वाक्य भी कह सकते हैं। नेक्स्ट है मिश्र वाक्य, यानी कि जो कम्प्लेक्स सेंटेंस होता है, कम्प्लेक्स सेंटेंस को मिश्र वाक्य कहते हैं। तो आप देखिए कि जिस वाक्य में सरल वाक्य के अलावा उसका कोई अंश वाक्य हो उसे हम क्या कहेंगे, मिश्र वाक्य कहते हैं। यानी कि सिंपल सेंटेंस के अतिरिक्त उसका कोई अंश वाक्य हो और कोई अंश वाक्य हो तो उसे हम मिश्र वाक्य कहते हैं। देखिए ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है परीक्षा के दृष्टिकोण से, खास करके हिंदी व्याकरण में जो है अब बहुत ऐसे कम्प्लेक्स चीज़ हैं जो कि अक्सर एग्जाम में पूछ दिया जाता है। तो इसलिए हमको बारी बारी से जो है एक एक चीज़ को बहुत ही बारीकी से समझना होगा। तो चलिए इस चीज़ को देखते हैं। तो उदाहरण के तौर पर आप देख रहे हैं कि वह कौन सा आदमी है। तो देखिए एक वाक्य तो यही खत्म हो गया, जिसने श्री राजेंद्र प्रसाद का नाम नहीं सुना होगा। यानी कि यहाँ पर जो इस वाक्य में आप देख रहे हैं ये जो अंश है वह कौन सा आदमी है, तो यहाँ हम स्पष्ट नहीं कर पा रहे हैं कि वह कौन सा आदमी है।
लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं कि स्पष्ट हो रहा है कि जिसने श्री राजेंद्र प्रसाद का नाम नहीं सुना होगा, यानी कि ये वाक्य और ये वाक्य दोनों का जो मिश्रित अंश है, जिसके द्वारा यह स्पष्ट हो पाता है कि जो है राजेंद्र प्रसाद का नाम किसने नहीं सुना। मतलब कहने का तात्पर्य यह है कि इस वाक्य के थ्रू हम दोनों सेंटेंस को जोड़ने के बाद ही पता कर पाएंगे कि आखिर वास्तविक सेंटेंस में क्या कहा जा रहा है वास्तविक रूप से। अब देखिए नेक्स्ट है हमारा संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य का मतलब ऐसा वाक्य जिसमें कि एक दो नहीं बल्कि कई सारे सेंटेंस को मिलाकर दे दिया जाता है, तो ऐसे वाक्य को हम संयुक्त वाक्य कहते हैं। उदाहरण के जरिए आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि हमारा जो है संयुक्त वाक्य क्या है, यानी कि जिसमें सरल और मिश्र वाक्यों का मेल संयोजक अवयवों द्वारा होता है उसे हम संयुक्त वाक्य कहते हैं। एक बार और इसको समझ लीजिए कि ऐसा वाक्य जिसमें सरल और मिश्र वाक्यों का जो मेल होगा वह संयोजक अवयवों द्वारा होगा, उसे हम संयुक्त वाक्य कहेंगे। उदाहरण के तौर पर आप देखिए कितना बड़ा यह सेंटेंस है, मैं खाकर सोया कि पेट में दर्द आरंभ हो गया। वाक्य यहीं पर क्लियर हो गया है। देखिए मैं खाकर सोया, एक वाक्य यहाँ, और फिर इसको जोड़ने का कार्य किया गया है यहाँ पर की के द्वारा। पेट में दर्द आरंभ हो गया, एक वाक्य फिर हो गया। और देखिए फिर इसको बढ़ाया जा रहा है, और दर्द इतना बढ़ गया, फिर देखिए यहाँ पर की जोड़ा तो संयोजक के रूप में मैं बेहोश हो गया। तो इस तरह के वाक्य को हम लोग संयुक्त वाक्य कहेंगे। तो आपने समझा कि रचना की दृष्टि से वाक्य के कितने भेद हैं। पहले आपको मैंने बताया कि वाक्य कहते किसको हैं, उसके बाद मैंने आपको बताया कि उद्देश्य क्या होता है और विधेय क्या होता है। अब हम लोग आगे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक वाक्य से संबंधित है जो उसके बारे में डिस्कस करने का प्रयास करते हैं। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं इस चीज के बारे में। तो अब आप देख सकते हैं कि अर्थ की दृष्टि से वाक्य के भेद, यानी अर्थ की दृष्टि से वाक्य के कितने भेद हैं। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि अर्थ की दृष्टि से वाक्य के 8 भेद हैं। तो कौन कौन से भेद हैं 8? तो पहला हमारा हो गया विधिवाचक वाक्य, दूसरा हमारा हो गया निषेधवाचक वाक्य, तीसरा हमारा हो गया आज्ञावाचक वाक्य, और चौथा हमारा हो गया प्रश्नवाचक वाक्य, पांचवा देख रहे हैं आप यहाँ पर विस्मय बोधक वाक्य, छठा हमारा हो गया संदेह बोधक वाक्य, सातवां हमारा हो गया इच्छा बोधक वाक्य, और आठवां हमारा हो गया संकेतवाचक वाक्य। यदि आपसे पूछे कि अर्थ की दृष्टि से वाक्य के कितने भेद हैं, तो आप कहिएगा कि अर्थ की दृष्टि से वाक्य के 8 भेद हैं। और यदि आपसे पूछे कि रचना की दृष्टि से वाक्य कितने भेद हैं, तो आप कह सकते हैं कि रचना की दृष्टि से वाक्य के 3 भेद हैं। अब हम लोग अर्थ की दृष्टि से जो वाक्य के 8 भेद हैं उसको हम लोग बारी बारी से समझने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहला आप यहाँ पर देख रहे हैं कि विधिवाचक वाक्य, यानी विधिवाचक वाक्य किसको कहते हैं? तो जिससे किसी बात के होने का बोध हो, यानी जिससे किसी बात के होने का बोध हो, उसे हम विधिवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैं घर गया, उसने खाया। इस तरह के वाक्य को हम लोग विधिवाचक वाक्य कहते हैं कि मैं घर गया, उसने खाया, ठीक है, राम ने पढ़ा। तो इस तरह का अगर वाक्य आप देख रहे हैं तो ये हमारा विधिवाचक वाक्य कहलाएगा। जबकि दूसरा वाक्य आप यहाँ पर देख रहे हैं वह हमारा है निषेधवाचक वाक्य। तो यहाँ वाक्य के रूप को देखकर आप स्पष्ट कर सकते हैं कि निषेधवाचक वाक्य क्या हुआ। तो जिस वाक्य से किसी बात के ना होने का बोध हो, अर्थात जिसमें यानी कि जिस वाक्य के द्वारा ना होने का बोध पता चले, उसे हम निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे मैं नहीं सोया हूँ, उसने नहीं खाया। तो इस तरह का वाक्य हमारा क्या हो गया? निषेधवाचक वाक्य हो गया। अब हम लोग आज्ञावाचक वाक्य और प्रश्नवाचक वाक्य और भी कई सारे जो वाक्य को मैंने यहाँ पर लिखा है, इसके बारे में एक एक करके हम डिस्कस करने का प्रयास करते हैं। तो चलिए इसको भी डिस्कस हम करेंगे। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि तीसरा जो हमारा जो है यानी रचना की दृष्टि से आपको बता दिया मैंने वाक्य कितने भेद हैं, और अर्थ की दृष्टि से जो है वाक्य कितने भेद हैं, जिसमें से कि मैंने कि 2 भेद बता दिया है। और तीसरा भेद आप यहाँ पर देख रहे हैं कि आज्ञावाचक वाक्य। तो आज्ञावाचक वाक्य कहते किसको हैं? तो जिससे आज्ञा का बोध हो, यानी जिससे जो है आज्ञा का बोध होता हो, उसे हम आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि तुम किताब पढ़ो, यहाँ पर आज्ञा देने की बात किया जा रहा है। तुम रो मत, यहाँ पर भी एक तरह से आज्ञा देने की बात की जा रही है। तो ऐसे वाक्य को हम लोग क्या कहते हैं? आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। ठीक है, आगे है प्रश्नवाचक वाक्य। तो देखिए प्रश्नवाचक वाक्य से स्पष्ट हो जाता है कि जिससे किसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाने का बोध हो, उसे हम लोग प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। अर्थात जिससे किसी प्रकार का कोई प्रश्न पूछा जाता है, तो ऐसे वाक्य को हम लोग प्रश्नवाचक वाक्य कहेंगे। तो आप यहाँ पर उदाहरण के तौर पर भी देख सकते हैं कि जैसे कहाँ जाते हो, यहाँ पर कहाँ क्या लगा दिया गया है, ये हमारा प्रश्न मार्क
है, यानी क्वेश्चन मार्क है। इसी प्रकार तुम क्या करते हो, यहाँ पर भी देख रहे हैं कि क्या हमारा क्या है, क्वेश्चन मार्क है। तो इस तरह का वाक्य जो है हमारा प्रश्नवाचक वाक्य यानी कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाता है। अब आप देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है पॉइंट हमारा विस्मय बोधक वाक्य, यानी कि विस्मय बोधक वाक्य क्या होता है। तो देखिए, जिससे आश्चर्य, हर्ष या दुख का बोध हो उसे हम जो है विस्मय बोधक वाक्य कहते हैं। अर्थात उसको हम विस्मय बोधक वाक्य ऐसे वाक्य को कह सकते हैं जिसमें हर्ष, दुख, शोक इत्यादि का पता चले, जिस वाक्य के माध्यम से, तो ऐसे वाक्य को हम लोग विस्मय बोधक वाक्य कहेंगे। जैसे कि यहाँ पर आप देखिए, आह मार डाला, तो आह ये जो चीज़ है यही हमारा विस्मय बोधक चिन्ह का एग्जाम्पल है, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। नेक्स्ट है संदेह बोधक वाक्य। संदेह बोधक वाक्य से आप स्पष्ट जान रहे हैं कि संदेह अर्थात जिस वाक्य से जो है संदेह जाहिर हो, यानी कि संदेह की जिसमें गुंजाइश हो, उसे हम लोग जो है संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। उदाहरण के तौर पर आप देखते हैं, जैसे कि वह गया होगा, यहाँ पर संदेह की बात बताई जा रही है प्रस्तुत वाक्य के माध्यम से। दूसरा वाक्य में आप यहाँ पर देख रहे हैं कि राम ने लिया होगा, राम ने खाया होगा, उसने पढ़ा होगा। इस तरह का वाक्य जो होता है हमारा संदेहवाचक वाक्य कहलाता है। इस तरह से देखिए यहाँ पर उसने खाया होगा आदि आदि वाक्य जो होंगे वो हमारा संदेहवाचक वाक्य कहलाएगा। तो इस तरह से आपने जो है अर्थ की दृष्टि से 6 प्रकार के वाक्यों को अभी आपने समझा, और कुछ शेष है तो मैं उसको भी समझाने का प्रयास करता हूँ। तो अब आप जो है यहाँ पर जो है तो नेक्स्ट हमारा जो है यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 7वां नंबर यानी कि इच्छाबोधक वाक्य। इच्छाबोधक वाक्य कहते किसको हैं, तो जिस वाक्य से इच्छा या शुभकामना का बोध होता हो उसे हम लोग इच्छाबोधक वाक्य कहते हैं। यानी कि जिस वाक्य के द्वारा जो है किसी प्रकार का इच्छा या शुभकामना का बोध हो उसे हम इच्छाबोधक वाक्य कहेंगे। तो उदाहरण के तौर पर आप यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे कि भगवान तुम्हारी यात्रा सफल करे, यानी कि यहाँ पर इच्छा की बात किया जा रहा है। जब हम लोग कहीं निकलते हैं, हमारे गार्जियन जो होते हैं वह शुभकामना करते हैं, तो इस तरह का अगर वाक्य रहेगा तो हमारा जो है इच्छाबोधक वाक्य कहलाएगा। इसी प्रकार नेक्स्ट देखिए संकेतवाचक वाक्य। संकेतवाचक वाक्य से यहाँ पर स्पष्ट हो रहा है कि संकेत, तो यानी कि जिस वाक्य में एक वाक्य दूसरे की संभावना पर निर्भर हो उसे हम लोग संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं उदाहरण के द्वारा कि मैं जाता तो वह अवश्य आता, तो यहाँ पर भी एक संभावना के द्वारा बात किया जा रहा है कि ये वाक्य जो है डिपेंड करता है इस वाक्य पर, यानी कि पहला व्यक्ति अगर जाता तो दूसरा व्यक्ति आता। तो इस तरह के वाक्य को हम लोग संकेतवाचक वाक्य कहेंगे। तो आशा करते हैं कि आज आपने जो है वाक्य विचार समझ लिया। यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर अवश्य करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि इस तरह का वीडियो आपको प्रतिदिन मिलता रहे। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।